स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग स्टैटिक्स की चर्चा करने वाले हैं। आपकी क्लास 10th मैथमेटिक्स का सांख्यिकी चैप्टर होगा और आज का टोटल क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा सांख्यिकी से। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 3, 4, 5, 17 और x का माध्य 6 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? चलिए, कभी कभी माध्य की जगह पर औसत भी पूछा जाता है, तो माध्य और औसत बात सेम है, ठीक है ना, कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो आपको पता है क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग और बटा आंकड़ों की कुल संख्या होता है ना। आंकड़ों का कुल योग और बटा होता है आंकड़ों की कुल संख्या। तो चलिए, माध्य आपका दिया है, इसका कितना माध्य दिया है? 6 दिया है ना। 6 बराबर आंकड़ों का कुल योग, चलिए जोड़ते हैं। 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 17 जोड़ x और बटा आंकड़ों की कुल संख्या। टोटल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल संख्या है 5। यानी क्या हो गया आपका 6 बराबर, सबको जोड़ दीजिए, 4 3 7 5 12 17 12 29, 29 प्लस x, 29 प्लस x और बटा क्या हो गया? बटा हो गया आपका 5। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर दीजिए क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी कर दीजिए गुना, तो बटा में 1 छुपा है। 29 जोड़े x से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या होगा? 29 जोड़े x होगा और आपका एक 6 में 5 से कीजिएगा तो क्या होगा जी? 6 बचे 30 होगा ना, 6 बचे हो जाएगा 30। यानी आपका x बराबर क्या हो गया? तो 30 और प्लस 29 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 29 घटाने पर होगा आपका 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, x का मान क्या आ गया? 1 आ गया। देख सकते हैं आप इसको। यह क्वेश्चन आप लोग हो सकता है पहले से प्रैक्टिस किए भी हो, आपके एग्जाम में जरूर पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया होगा तो मिटाते हैं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है किसी वितरण में चर मान 1 2 3 की बारंबारताएं क्रमशः 3 2 1 है, तो वितरण का माध्य क्या होगा? तो वितरण का माध्य क्या होगा? तो वितरण का माध्य क्या होगा? चलिए, किसी वितरण में चर मान 1 2 3 की बारंबारताएं क्रमशः 3 2 1 है, तो वितरण का माध्य क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमारा चर मान जो है इसके लिए क्या करते हैं, इसके बहुत आसान है। तो हमारा चर मान जो है, चर मान और ये हो गया हमारा इसका क्या, बारंबारता हो गया। चर मान हमारा दिया है क्या, देखिए 1 और क्या दिया है 2 और है आपका 3 और इसकी जो बारंबारताएं हैं वो है आपका कितना, 3 2 और 1। ठीक है, तो हमें आपको तो पता है कि हम क्या करते हैं, हम इसको या इसको, ये हमारा x है और ये हमारा f है,
ये हमारा x है और ये हमारा f है, तो ये हो जाता है हमारा fx, और इसको गुना कर देते हैं, 3 एकम 3, 2 दूना 4 और 1 तिया 3, और यहाँ दोनों को क्या दे, सबको यहाँ पे जोड़ देते हैं, तो सिग्मा fx बराबर क्या हो जाएगा बोलिए, 4 3 7 3 10 हो जाएगा, और यहाँ पे बारंबारता को जोड़ दीजिए, सिग्मा f बराबर हो जाएगा 3 2 5 1 6। ठीक है, तो चूंकि माध्य बराबर आपका होता है, चूंकि माध्य बराबर सिग्मा fx बाई सिग्मा f होता है ना, तो क्या हो जाएगा 10 बटा हो जाएगा 6, 5 बटा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा आपका माध्य इसका। ठीक है ना, आपका माध्य कितना हो जाएगा 5 बटा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। देखिए कभी कभी आप क्या होगा कि फंस जाएंगे एग्जाम में, आप सोचेंगे कि जब तक वर्ग अंतराल नहीं दिया हो तब तक हम कैसे वर्गीकृत आंकड़ा का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि वर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, और अवर्गीकृत आंकड़ों के माध्य का सूत्र होता है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है ना, लेकिन इस कंडीशन में आप देखिए, इस कंडीशन में आपके पास वर्ग अंतराल नहीं था लेकिन चरमान तो था, चरमान था और उसकी बारंबारताएं भी थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, कभी कभी 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो क्या होगा जी, माध्य बराबर आपको तो पता ही है आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है, कहां से शुरू होता है पूर्ण संख्या, 0 से कि 1 से, 1 से या 0 से, 0 शुरू होता है ना। तो चलिए 0 जोड़ 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4, 5 हो गए, और बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या टोटल कितनी हो जाएगी 5, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 4 3 7 9 1 10, 10 बटा हो जाएगा 5, यानी इसका माध्य आ गया आपका कितना 2 आ गया। ठीक है, माध्य कहेगा या औसत कहेगा, दोनों में एक ही फॉर्मूला का यूज किया जाता है। माध्य को ना ए से सूचित किया जाता है। ए से क्यों, क्योंकि ए से एवरेज होता है। अब आप सोचिएगा, माध्य की चर्चा करेंगे कि क्यों माध्य को एम से सूचित किया जाता है और माध्य को ए से सूचित किया जाता है। माध्य के पास एक ऑप्शन है एवरेज का, जिसके वजह से उसे आसानी से आप ये कह सकते हो। अगर माध्य को इंग्लिश में मीन कहा जाता है ना, माध्य को इंग्लिश में मीडियन कहा जाता है, और बहुलक को मोड कहा जाता है। माध्यक और बहुलक को हम लोग को पढ़ना है विस्तार पूर्वक आपके स्टैटिक्स में, जिसमें आप लोग अभी पढ़ रहे हैं माध्य के बारे में। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माध्य में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे प्रथम 5 सम संख्या का पूछेगा तो आप क्या करोगे, 2 4 6 8 10 ले लोगे। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का पूछेगा तो 2 3 5 7 11 ले लोगे, ऐसे ही ना। प्रथम 5 प्राकृत संख्या का पूछेगा तो 1 2 3 4 5 ले लोगे। वैसे ही कभी कभी ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रथम 100 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 40 सम संख्या का माध्य ज्ञात करें, प्रथम 20 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो इसके लिए आपको जोड़ घटाव करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रथम 99 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा, देखिए तो यहां पे माध्य हो जाएगा, यहां पे होता है माध्य, एक सूत्र होता है प्रथम प्राकृत n प्राकृत संख्याओं का माध्य होता है n + 1/2, n + 1/2 होता है। ठीक है, तो n का मान हो गया आपका 99 और प्लस 1/2, 99 में जोड़ोगे तो होगा 100/2, कट जाए कितना बार में, यानी इसका मान हो जाएगा 50। वैसे अगर पूछा जाए आपसे प्रथम 20 सम संख्या का माध्य क्या होगा,
सम संख्या का माध्य। तो ये इसका माध्य होता है n+1। n+1 प्रथम 20, 40, 50, 60 कुछ भी पूछे, प्रथम n सम संख्या का माध्य होता है n+1 होता है। n और +1 यानी n का मान है आपका कितना 20 और +1, 20 में 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर पूछा है आपसे प्रथम 20 विषम संख्या का माध्य क्या होगा, विषम संख्या का, सम के बाद हम चर्चा कर रहे हैं विषम संख्या का माध्य, तो इसका होता है बस वही n होता है। ठीक है, शॉर्टकट में हम क्या समझ गए कि इसका होता है सूत्र क्या होता है n+1/2 होता है, और इसका सम वाले का क्या होता है n+1 होता है, और विषम वाले का क्या होता है केवल n होता है ना। तो ऐसे आपके सामने लाखों करोड़ों में आंकड़े हो, अगर सम विषम की बात हो, प्रकृति की बात हो, तो आप चुटकी में भी उसे बना लेंगे, है ना। जैसे चुटकी बजाते हैं ना इजीली, वैसे ही आप इसे बना लेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ गए होंगे। इसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य बराबर होता है n+1/2। प्रथम n सम संख्याओं का माध्य होता है n+1, और प्रथम n विषम संख्याओं का माध्य होता है n। ठीक है, यदि क्लास में आप पढ़े हो, यदि भूल रहे हो तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और आप इसको एग्जाम तक बहुत अच्छे से याद रखना है, और उसके बाद भी रखना है, हमेशा इसकी जरूरत पड़ती रहती है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हम लोग इतना अध्ययन कर ले, इतना प्रैक्टिस कर ले कि एक भी क्वेश्चन मिस नहीं हो। मिशन 100% लेकर के चलना है ना, ऊपर वाले को सब लोग याद रखते हैं ना। आपसे पूछा जाए कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो क्या बताइएगा, आसानी से बताइएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब बता दीजिएगा कि बिहार के सिवान जिले के थे, ये सब आप बताइएगा, आपको पता है। आपसे वही हम पूछे कि बताइए भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ लोग जीके से याद किए हों तो उन्हें याद हो, लेकिन अभी मुझे भी छठा राष्ट्रपति मुझे भी अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। तो मैं समझ सकता हूं कि हो सकता है आप लोगों में से भी काफी लोगों के ध्यान में नहीं हो कि भारत के छठे राष्ट्रपति कौन थे। शुरू का 2-3 ध्यान में रहता है, तो शुरू की जो प्रधानता है ना, शुरुआती महत्व बहुत बड़ा है, इसको दुनिया याद रखती है ना। बीच वाले को दुनिया कहाँ याद रखती है। तो कम चलाऊ बन के पढ़िएगा, कम चलाऊ बनकर रहिएगा तो कहाँ काम चलेगा। 100% चाहिए, है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है परिसर से रिलेटेड है ना, परिसर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है आपका आंकड़े, कुछ आंकड़ा दिया है 24, 15, 22 आंकड़े 24, 15, 22 पूछता है जी, परिसर पूछता है ना। 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा, का परिसर क्या होगा। परिसर का मतलब होता है सबसे ऊपरी सीमा, इसकी ऊपरी सीमा जो है, ऊपरी सीमा क्या है बोलो, ऊपरी सीमा देख के बताओ। 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 में ऊपरी सीमा क्या दिख रहा है आपको, ऊपरी सीमा है 30। तो ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं। परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, उच्च सीमा आपका 30 और निम्न सीमा क्या है 9। 30 में से 9 घटाइएगा तो क्या होगा 21 हो जाएगा आपका परिसर। एग्जाम में अगर परिसर पूछता है तो आपको कंफ्यूजन में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। परिसर बराबर होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, याद रखना। ठीक है, सबसे बड़ा जो होगा उसमें से सबसे छोटे को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो माध्य का लगभग टोटल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, परिसर भी आप समझ चुके हैं। वर्ग चिन्ह पूछता है परीक्षा में, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस ... बाई 2 कर देता है, तो निम्न सीमा। वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2। ठीक है, और परिसर बराबर क्या होता है ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। यहां बटा 2 करने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन है आगे आंकड़े
आंकड़े 105 का माध्य पूछ रहा है, माध्य। तो एक बात बताओ, 1 प्लस 0 प्लस 5 आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो आंकड़ों की कुल संख्या यहाँ पे पता है ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा है? ऐसा क्वेश्चन इसलिए पूछा है ताकि बच्चे कंफ्यूजन पढ़ के बटा में 2 लिख दे, 0 छोड़ दे। लेकिन 0 छोड़ेंगे क्या? पूर्ण संख्या में याद है ना, हम लोग पढ़े थे तो 0 लेकर के काउंट किए थे ना। तो बटा में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 1 6 हो जाएगा और बटा 3 कर दोगे, 6 में 3 से भाग करोगे, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तीन संख्याओं का माध्य 6 है। तीन संख्याओं का माध्य 6 है। ठीक है, यदि उनमें से दो संख्याएं, यदि उनमें से दो संख्याएं, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम पूछे जाते हैं और आपके बुक में एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें क्वेश्चन नहीं होगा तो आप कहिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है ना। दो संख्याएं क्रमशः 5 और 8 हो, 8 को, तो तीसरी संख्या क्या होगा? तीसरी संख्या ज्ञात करें। सबसे आसान तरीका बताते हैं ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए, जिसके लिए आपको कॉपी कलम छूने की जरूरत नहीं होगी। आपको ऑब्जेक्टिव में अगर पूछा तो आप आसानी से बना दोगे, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर में पूछा तो कैसे बनाओगे यह भी बताते हैं। तीन संख्याओं का माध्य 6 है। अगर तीन संख्याओं का माध्य 6 है तो इन आंकड़ों का कुल योग होता है 3 गुना 6। तो 3 गुना 6 करोगे तो क्या होगा? 6 3 का 18 होगा ना। तीन संख्याओं का माध्य यदि 6 हो तो उन आंकड़ों का कुल योग होगा 18। 6 में 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, जिसमें दो संख्याएं 5 और 8 दिया है, तो 5 और 8 दिया है तो 8 5 क्या हो गया? 13 हो गया। उन तीन संख्याओं का योगफल कितना आया था बोलो? 3 में 6 से गुना किए थे, 3 में 6 से गुना किए थे तो 18 हुआ था, और इसका योगफल 5 और 8 दोनों मिला के कितना होगा? 13 होगा। तो 18 में से 13 घटा दो, क्या बचा? 5। यानी हमारी तीसरी संख्या क्या निकल जाएगी? 5। एक बार और समझते हैं, 5 और 8, 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया। हमारा कुल योग कितना है? 6 में 3 से हम गुना किए हैं तो 18 आ गया है, 13 निकल गया है तो क्या बचा? 5 बचा ना। तो आइए इसको हल करते हैं। यहाँ पे तीन संख्याओं का माध्य बराबर 6। तो इन आंकड़ों का, तो तीन संख्याओं का कुल योग हो जाएगा, तीन संख्याओं का कुल योग हो जाएगा 3 गुना 6, यानी हो जाएगा कितना? 18। ठीक है, तो दो संख्याएं हैं, जो दो संख्याएं हैं 5 और 8, 5 और 8, तो हमें तीसरी संख्या निकालनी है। तो तीसरी संख्या बराबर हो जाएगा, ये टोटल निकला था 18 और माइनस कर देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और किसको? 8 को। ठीक है, यानी 18 माइनस 8 5 क्या हो जाएगा? 13। घटाएंगे तो क्या होगा? 5। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, किसी वितरण में आप वीडियो रोक करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है ना, इसको जल्दी मिटाएंगे नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन लिखेंगे और आप आंसर धड़ाक से बता दोगे। ठीक है, किसी वितरण में चार आंकड़े हैं जिनका योग 40 है, जिनका योग 40 है,
वितरण का माध्य क्या होगा? वितरण का माध्य क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ। माध्य बराबर आपको तो पता है क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो जिनका योग कितना दिया है? 40 दिया है। तो जिनका योग 40 है तो सिंपल है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बना बनाया है ना। खाना बना करके खाने में टाइम लगता है ना, बना बनाया मिलता है घर पे, बहुत मजा आता है। जब बनाना पड़ता है तो इसका एक अलग मजा है, लेकिन टाइम लगता है भाई। आंकड़ों का ये बना बनाया है, ऑलरेडी पहले से बना है, बहुत पहले से नहीं बना, अभी बना है। तो जिनका योग 40 है, माध्य 40 है ना, और सॉरी जिनका योग 40 है और आंकड़ों की संख्या कितनी है? 4 है। तो 40 बटा क्या कर देंगे? 4। आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या भाग करोगे क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी आपका माध्य हो जाएगा 10। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिटाते इसको, नोट कर सकते हैं आप वीडियो को रोक करके। मैंने पहले ही कह दिया था कि यदि आज के क्लास को आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपके सांख्यिकी से रिलेटेड एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। इस बात को लिख के रख लीजिएगा। 7 विद्यार्थियों का माध्य 55 केजी है। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। 7 विद्यार्थियों का माध्य 55 केजी है। यदि उनमें 6 का माध्य 58 केजी है, यदि उनमें 6 का माध्य 58 केजी है, तो 7वें का माध्य क्या होगा? 7वें का भार क्या होगा? तो 7वें का भार क्या होगा? इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इसके पहले के पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर 5 संख्याओं का माध्य, मान लीजिए 5 संख्याओं का माध्य 8 हो, तो आंकड़ों का कुल योग क्या होगा? 5 में 8 से गुना कर देंगे, 8 5 40 हो जाएगा। यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 हो, तो 20 में 10 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। वैसे ही 7 विद्यार्थियों का माध्य 55 केजी है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत आसानी से बना लेंगे हम लोग। 7 विद्यार्थी जो है का माध्य बराबर 55 केजी, माध्य भार जो है कितना है? 55 केजी है। तो इनका कुल योग बताओ क्या होगा? बताओ, 7 विद्यार्थियों का कुल योग कितना हो जाएगा? 55 में क्या करेंगे? 7 से गुना कर देंगे। 55 में 7 से गुना कर देंगे, तो 55 में 7 से गुना करोगे तो क्या होगा? 385 हो जाएगा। ठीक है ना। फिर कह रहा है 6, यदि उनमें 6 का माध्य 58 हो, 6 विद्यार्थियों का जो माध्य है, विद्यार्थियों का माध्य दिया है कितना? बोलो, 58 केजी है। ठीक है, इसका कुल योग बताओ। इसका कुल योग कितना हो जाएगा? इसका कुल योग हो जाएगा 6 गुना 58। ठीक है, यानी 58 गुना 6, तो 6 गुना 58 करोगे तो क्या होगा? 348 हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब पूछ रहा है 7वें का भार, तो सिंपल है, 7वें का भार क्या होगा? 7वें का भार निकालने के लिए हम 7 के कुल योग में से 6 विद्यार्थियों के कुल योग को घटा देंगे। ठीक है, तो 7 का कुल योग कितना आया था? देखो 385, और इसका हो गया 348। 385 माइनस 348। ठीक है, घटाएंगे तो क्या होगा? ये 47 हो जाएगा ना। चलिए 37 केजी हो जाएगा हमारा। 7वें का जो भार है 37 केजी का है, दुबला पतला आदमी है। ठीक है, अच्छा है। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कितनी विधियों से निकाला जा सकता है? आप एनसीईआरटी के बुक में आपको पढ़ना है, 3 विधियों से निकाला जाता है। ठीक है ना। चलिए
इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। 7वें का भार कितना हो जाएगा, 37 kg हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम पूछे तो हम कंफर्म है कि अब आप लोग गलती नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन है कि प्रथम 5 सम संख्या तथा x का माध्य 12 है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। देखिए क्या होगा, बोलिए। प्रथम 5 सम संख्या क्या हो जाएगा, बोलिए। 2, 4, 6, 8 और 10 और प्लस की एक और संख्या क्या है, x है, और बटा क्या हो जाएगा, बोलो। 1, 2, 3, 4, 5 और 1 6। इसका माध्य कितना है, माध्य है 12। हमारा माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या। तो हमने क्या लिख दिया, माध्य बराबर आंकड़ों कुल योग बटा आंकड़ों की कुल संख्या, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। 10, 8, 18, 6, 24, 4, 28, 2, 30। तो 30 प्लस x बटा 6 और बराबर क्या हो जाएगा, 12। इसके बटा में क्या छुपा है, x छुपा है, 1 छुपा है इसके बटा में। तो 30 जोड़ x से 1 में गुना करेंगे क्या होगा, हमारा 30 जोड़ x होगा और 12 में 6 से गुना करेंगे तो 72 होगा। x बराबर 72 और प्लस 30 इधर आएगा तो माइनस 30, घटाएंगे तो क्या होगा, 42 होगा, ठीक है। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। देख लीजिए, वीडियो रोक करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं इसके बाद माध्यिका पे, ठीक है। अब बात करते हैं माध्यिका की। सबसे पहले माध्यिका शब्द से ही क्या लग रहा है, माध्यिका शब्द से हमें यही लग रहा है कि माध्यिका का मतलब होता है बीच की संख्या, बीच की संख्या। जैसे 1, 2, 3 है, इसमें बीच की संख्या 2 है, यही इसकी माध्यिका है। अगर 4, 5, 6 है और ये बीच का 5 है तो यही इसकी माध्यिका है। 9, 8, 10 है तो बीच में क्या है, 8, ये इसकी माध्यिका नहीं है, क्योंकि इसको हमने अभी व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा है। जब इसको व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बोलिए। 8, 9 और 10 लिखेंगे, अब बीच की जो संख्या आ रही है ये इसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यदि कोई आपसे पूछे कि माध्यिका किसे कहते हैं, तो कहिएगा कि आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में सजाने के बाद जो बीच की संख्या प्राप्त होती है उसे माध्यिका कहते हैं, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या हो गई, 9 हो गई। आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, तब आगे का कॉन्सेप्ट हम लोग के समझ में आएगा। क्वेश्चन के माध्यम से ही हम लोग इसे समझेंगे। चलिए, हमारा क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 की माध्यिका क्या होगी, की माध्यिका क्या होगी, बताइए इसकी माध्यिका क्या होगी, बोलिए। आंकड़ों को व्यवस्थित क्रम में सजाने के बाद, तो ये ऑलरेडी सजाया गया है, ठीक है ना। ऑलरेडी क्या किया गया है, सजाया गया है, लेकिन बीच में क्या बताओगे, 3 ठो इधर से 4 तो 3 ठो बात खत्म, बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, अब बीच का कैसे पता करोगे, तो बीच का इधर छाटे इधर का, और बचा बीच में ये 2 ठो, तो ये हो जाएगा हमारा 3 जोड़ 4 और बटा कर देते हैं 2, यानी 4, 3, 7 बटा 2, भाग करेंगे तो आ जाएगा 3.5। इसकी माध्यिका हो जाएगी 3.5। अगर आंकड़े सम हो, आंकड़े सम हो तो क्या करते हैं, n/2वां पद, n/2वां पद, यानी अगर आंकड़े सम हो तो माध्यिका बराबर होता है, देखिए बताते हैं। यदि आंकड़े सम हो
आंकड़ों की संख्या सम हो तो माध्यक बराबर होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और by 2 होता है 2। n/2वां पद, n कितना है टोटल 6 है, तो 6/2वां, 6 में 2 से भाग करेंगे 3, तीनवां पद क्या था इसका 3 था, और प्लस n/2 2 प्लस 1वां पद, तो n/2 किए तो 3 आया और प्लस 1 यानी 4वां पद। चौथा पद कितना है, चौथा पद है 4 और दोनों को जोड़ देंगे, बटा क्या कर देंगे 2, यानी 7/2 करने पर कितना है 3.5। आंकड़े सम हो तो, अगर आंकड़ों की संख्या विषम हो तो कोई झोल नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। जैसे 7 8 9 है तो इसका माध्यक क्या हो जाएगा, कोई टेंशन है इसमें, माध्यक बराबर हो जाएगा 8, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ लिख दें, इसको मिटा करके। आपको नोट करना हो तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक करके भी आप नोट कर सकते हो। तो ये बात हम यहाँ लिखी, आंकड़ों की संख्या विषम हो तो माध्यक बराबर क्या होगा, बोलिए। माध्यक बराबर होगा n+1/2वां पद। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या था, मान लीजिए वो एग्जाम्पल छोड़िए, अलग एग्जाम्पल लेते हैं, 3 4 5 6 7, इसका माध्यक हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, n+1 विषम है ना, 1 2 3 4 5, 5 ठो संख्या है, 5 ठो संख्या है तो सिंपल है, विषम है। और जब विषम है तो n+1/2वां पद करना है, n का मान हो गया 5 प्लस 1/2 वां पद, यानी 5 1 6 में 2 से भाग करेंगे तो तीनवां पद क्या हो जाएगा, नहीं तीसरा पद क्या हो जाएगा, बोलो। तीसरा पद क्या है इसका 5 है, 5 ही है ना, यानी इसका माध्यक हो जाएगा 5। यदि आंकड़े विषम हो तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आपको बीच का संख्या मालूम पड़ जाता है। लेकिन जब आंकड़े सम होते हैं तब बीच की संख्या निकालने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। वह स्ट्रगल क्या होता है, क्या करते हैं उसके लिए, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बाई करते हैं 2, तब जाके माध्यक निकलता है। एक क्वेश्चन इसमें क्या देखिए, इसको मिटाते हैं। ये सारे व्यवस्थित क्रम में थे, आंकड़े 18 13 17 12 19 का माध्यक या माध्यिका दोनों पूछते हैं, दोनों बात सेम है ना, का माध्यिका बराबर पूछ रहा है। 18 13 17 12 19, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको व्यवस्थित क्रम में सजा देंगे। जब तक व्यवस्थित क्रम में नहीं सजाइएगा तब तक आपका सही आंसर पता नहीं चलेगा। आंकड़े यदि व्यवस्थित क्रम में है तो आप आसानी से माध्यक या माध्यिका उसका ज्ञात कर सकते हो। आंकड़े व्यवस्थित क्रम में नहीं है तब आपको होगी परेशानी, आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना होगा। अब आप सोचिएगा कि हम व्यवस्थित क्रम में क्यों लिख रहे हैं, बढ़ते क्रम भी तो लिख सकते थे, घटते क्रम भी तो लिख सकते थे। देखो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम के जगह पर हम व्यवस्थित क्रम लिख दिए तो बढ़ते या घटते में से दोनों में से कुछ भी लिखो, बात कोई फर्क नहीं पड़ता। बढ़ते लिखोगे या कहीं गलती से घटते में लिख दिए मिस्टेक से, तब आपका गलत हो जाएगा, नंबर काट लेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो 1 नंबर देगा, या वो भी नहीं देगा, काट लेगा पूरी तरह से। तो हमें क्या करना है, व्यवस्थित क्रम लिखना है, तो टेंशन हट जाता है कि बढ़ते लिख रहे हैं कि घटते लिख रहे हैं। ऐसे नॉर्मली हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे छोटा क्या है, 12 है, उससे बड़ा क्या है, 13 है, फिर उससे बड़ा 17 है, उससे बड़ा 18 है और उससे बड़ा 19 है। अब बताओ, व्यवस्थित क्रम में सजा दिए, 1 2 3 4 5 है, हमें पता है n+1/2 का पद 5 है, तो आराम से बीच का निकल जाएगा। बीच का क्या हो जाएगा, माध्यक यानी माध्यिका है, माध्यिका या माध्यक बात सेम है। मीडियन बोला जाता है इसको, इंग्लिश में m से सूचित किया जाता है, m, l के बाद वाला m। यहाँ पे 17 हो जाएगा आपका माध्यिका।
माध्यिका कहो तो या माध्य कहो तो, ठीक है। ये हो गई हमारी माध्यिका। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम लोग मोड पे। मोड यानी बहुलक, मोड यानी बहुलक। कुछ आंकड़े हैं, जैसे देखिए बहुलक को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। बहुलक आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी जो सबसे ज्यादा बार आया रहता है आंकड़ों में, वो होता है बहुलक। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पे x है और यहाँ पे है f, ठीक है। x में हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 और f में लिख रहे हैं 5 7 8 3। तो इसका मतलब है कि 1 है 5 बार, 2 है 7 बार, 3 है 8 बार, 4 है 3 बार। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुलक बराबर क्या होगा, बहुलक बराबर क्या होगा, बच्चे बहुत बार यहाँ मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ बच्चे बहुत बार मिस्टेक कर जाते हैं। अब बताइए बच्चे क्या बोलते हैं, बहुलक होगा 8, सबसे बड़ा है 8। नहीं भाई, यहाँ पे 8 दिख रहा है, सबसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर 8 लिख देते हो। 3 8 बार है, 3 की बारंबारता 8 है, 3 की फ्रीक्वेंसी 8 है, 3 का f 8 है ना। यानी 3 8 बार है, तो 3 8 बार है तो बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक है 3 8 बार है। यानी जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, यानी यहां 3 की बारंबारता सबसे अधिक है, तो बहुलक हो जाएगा 3, ठीक है। अगर ऐसे पूछा गया क्वेश्चन 6 7 9 3 2 6 5 6 का बहुलक पूछा गया आपसे, तो बताओ इसका बहुलक क्या होगा। सबसे बड़ा देखोगे तो 9 दिख रहा है, उससे मतलब है नहीं ना, किससे मतलब है, मतलब है कि जो सबसे ज्यादा बार है। सबसे ज्यादा बार कौन है, 1 2 3, 6 है 3 बार, 6 कितना बार है, 3 बार है, तो बहुलक हो जाएगा हमारा 6। इससे मतलब नहीं है कि कौन सबसे बड़ा है, इससे मतलब है कि कौन सबसे ज्यादा बार है। तो 6 यहां सबसे ज्यादा बार है, इसलिए हमारा बहुलक होगा 6, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं माध्य माध्यक और बहुलक में रिलेशन का। माध्य माध्यक और बहुलक में देखो क्या संबंध होता है। एमओ बोलते हैं बहुलक को, एमओ किसको बोलते हैं, बहुलक को, मोड। एमओ बराबर होता है 3m माइनस 2a, 3m माइनस 2a। एक क्वेश्चन है, किसी आंकड़े में यदि माध्य 7 हो तथा माध्यक 10 हो, तो बहुलक का मान कितना होगा, बहुलक का मान कितना होगा, ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बहुलक का मान कितना होगा, तो देखो यहां पे माध्य 7 है, a बराबर 7, माध्य क्या है 7 है, तो a बराबर 7, पता है ना। माध्य को a से सूचित किया जाता है, क्यों, माध्य को एवरेज औसत भी कहा जाता है। m माध्य कितना दिया है, 10 दिया है, m बराबर 10। क्या पूछ रहा है, बहुलक पूछ रहा है, mo बराबर वाट। हम जानते हैं कि चूंकि बहुलक बराबर होता है mo बराबर 3m और माइनस 2a, तो 3 गुना m का मान कितना है, m का मान है 10 और माइनस 2a, a का मान कितना है बोलो, a का मान है 7। तो 3 में 10 से गुना करोगे तो 30
और 2 में 7 से गुना करोगे 14, घटाओगे तो क्या होगा 16 हो जाएगा। ठीक है, माध्य 7 हो तथा माध्यक 10 हो तो बहुलक का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, इसको मिटा दे, आप वीडियो को रोक करके इसे नोट कर लेना। ठीक है ना, और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ साथ आप लोग बना भी रहे हैं। केवल देखना मत, बनाना भी तब मजा आता है और वो प्रैक्टिस होता है, केवल देखने से नहीं होता है। अच्छा, हम लोग ऐसे कभी कभी सोचते हैं कि चलो देख रहे हैं बैठ के दिमाग में, केवल देखने से नहीं होता जी। केवल देखने से होता तो बहुत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं। केवल देखने से नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। केवल देखने से थोड़ी होता है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आप देखते हैं और उसके बारे में सोचते हैं कि काश ये मेरा होता, नहीं काश या काश मेरी होती। तो कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, तो केवल सोचने से थोड़ी होता है और केवल देखने से थोड़ी होता है। सोच करके उसके अनुरूप एक्शन लेना पड़ता है। आप आलस करते हो कि कुछ देखते हो और सोचते हो उसे नोट नहीं करेंगे। जो जरूरी है आपके सिलेबस का है उसे नोट करने में आपको कोई हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि नोट करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, देख लेंगे तो कम समय, नहीं, देख लेंगे कम समय में हो जाएगा लेकिन बहुत कारगर नहीं होगा। देखने के बाद जो आप प्रैक्टिस करोगे, जिसमें समय दोगे, वो कारगर होगा, वो आपके लिए हमेशा के लिए आपका हो जाएगा, है ना। तो देख करके नोट करना है, प्रैक्टिस करना है, लगातार प्रैक्टिस करते रहना है और दबा के एग्जाम देना है, एग्जाम में हिला देना है जाकर के, एक भी क्वेश्चन मिस मत करना है ना। 100 चाहिए, 99 से काम नहीं चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग क्या है? वितरण दिया है ऐसे, वर्ग अंतराल दिया है CI, क्लास इंटरवल, और बारंबारता दिया है F। CI में दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 दिया है। और बारंबारता में दिया आपका 15, 20, 45, 15, 25, 15, 20, 45, 15 और 25 दिया है। ठीक है, इसे पूछ रहा है बहुलक वर्ग क्या होगा। तो बताइए बहुलक वर्ग इसका, बारंबारता सबसे अधिक इसका है 20 से 30 वाला 45 बार है ना, 45, यानी जो सबसे ज्यादा बार है। तो आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वो हो गया आपका बहुलक। यानी यहाँ पे बहुलक वर्ग हो जाएगा, सबसे अधिक 45 है ना, तो बहुलक वर्ग हो जाएगा हमारा 20 से 30। 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है जी, बहुलक वर्ग हो जाएगा 20 से 30। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे बताते हैं। इसके अलावा ऐसे पूछे जाते हैं जो एक बार शुरू में चर्चा की है कि वर्ग चिन्ह बराबर क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। परिसर बराबर क्या होगा? तो परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उसके बाद पूछ देगा कि माध्यक बराबर या माध्य बराबर या बहुलक बराबर। तो बहुलक का सूत्र लिख देगा, उसमें से एक स्टेप छोड़ देगा, कहेगा कि यहाँ पे रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा। आपके पास 4 ऑप्शन मिलेगा आपको। जैसे माध्य बराबर दे दिया सिग्मा FI XI बाई डॉट डॉट डॉट, तो बाई क्या हो जाएगा सिग्मा FI, यानी आंकड़ों कुल योग बटा आंकड़ों कुल संख्या। जहां पे योग करना होता है वहां पे सिग्मा लगाते हैं, है ना। तो माध्य बराबर सिग्मा FI XI बाई सिग्मा FI। आपसे ऐसे भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि माध्यक बराबर यानी M बराबर इनमें से क्या हो, मतलब
क्या होगा, नहीं वो तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन हो इनमें से क्या होगा, और ऐसे भी हो कि l+n/2 माइनस डॉट 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 और बाई मतलब पूरा लिख दिया हो l+n/2 माइनस CF/F इंटू H, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो माध्यमार्धक और बहुलक का फॉर्मूला है उसको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि उसमें से एक पॉइंट छोड़ दिया जाता है और पूछा जाता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें, रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा। जैसे बहुलक का सूत्र होता है l+F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है ना। तो इसी में एक ठो कोई डॉट 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 छोड़ देगा, F2 का जगह छोड़ देगा या H का जगह छोड़ देगा या नीचे F1 का जगह छोड़ देगा, और आपसे पूछेगा बताइए इनमें से रिक्त स्थान की जगह पर क्या होगा, रिक्त स्थान में क्या आप पूर्ति करेंगे। तो जब तक सूत्र याद नहीं रहेगा रिक्त स्थान आप पूर्ति कर पाओगे। ऐसे सोचोगे कि हम 4 गो ऑप्शन है तो 4 ठो ऑप्शन है तो इसमें से एक ठो मार देंगे मेरा हो जाएगा सही, ऐसे नहीं होता है। ऐसे थोड़ी होता है, 4 ठो कर देने से थोड़ी होता है कि कोई मार दिया एक ठो सही हो जाएगा। आज तक कभी ऐसे हुआ है? 10 ठो 20 ठो में एक ठो 2 ठो हो जाता है, नहीं, उसको भेंटी टिकना बोलते हैं भोजपुरी में। चलिए तो आज रहने देंगे, बस इतना ही। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और बाकी सब प्रैक्टिस करते रहें। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक प्रायिकता का, प्रायिकता के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग प्रायिकता के साथ, प्रोबेबिलिटी के साथ, और बहुत खूबसूरत चैप्टर है उसकी चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपके समझ में आया होगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा समझ में आया कि नहीं, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कहाँ है, ठीक है। अगले क्लास में उसको हम मेंटेन करने का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।